तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरे सारे बच्चों ने जो पार्ट 1 है वो कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और पार्ट 1 में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, चाहे हमने कंडक्टिविटी पढ़ी, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी, ऑक्सीडेशन पढ़ी, या हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं किसे, क्योंकि अब जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होना तो बनता ही है। तो आज जो हमारे टॉपिक की शुरुआत होगी, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम वाले ओम नहीं, ये ओम्स लॉ है। और ओम्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से बनता है। चलो उसको तो बाद में करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम आएंगे उस टॉपिक पे। तो ओम्स लॉ क्या होता है कि जो आपका कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में क्या होता है कि आपके कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी यानी आप कहेंगे करंट फ्लो करा। और जब आप करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो होते ही उसमें एक चीज ओरिजिनेटेड हो जाती है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब कंडक्टर में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, वन पार्ट से दूसरे पार्ट में गई और उसके साथ ही क्या हुआ, उसमें जनरेट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें ये भी पता है कि जो उसमें आपकी करंट होती है, वो जितनी भी आप फ्लो कराएंगे, यानी जो करंट ऑफ फ्लो है वो जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जिसे हम V से भी कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब I इज इक्वल टू I आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, यानी ये जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा V। ठीक है, I को हम कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन R, कुछ इस तरीके से भी इंडिकेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखिए। चलिए, तो अभी हमारे बीच में क्या आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो R यहां पर आया, I इज इक्वल टू V अपॉन R, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू I R। तो ये जो R होता है ना, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को रेसिस्ट करना या रोकना, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले चीज हमें क्या समझनी है, हमें ये समझना है कि हमने एक कंडक्टर ये लिया, सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूं, हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर में से आपने जो आपका करंट है वो फ्लो किया, और इसी में इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V, जिसे हम बोलते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखकर क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं इस I के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस या V के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इनवर्सली का मतलब जितना भी कोई चीज रेसिस्ट करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, जितना भी ज्यादा ये होगा, जितना आप रेसिस्टेंस करेंगे किसको रोकने के लिए, I उतना कम होता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है R के हाथ में कंट्रोल है, जितना R बढ़ाते जाएंगे I हमारा कम होता चला जाएगा, और जब I कम होता चला जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो V भी कम होता चला जाएगा। ये चीज चलिए बात की है। अब जब हमने इस वाली रिएक्शंस को ऐसे लिखा तो वी इजीली गेट टू नो कि R हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और जिसको एक्सप्रेस करते हैं ओम से, या एक सिंबल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इस ओम से। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन था बहुत इजी सा पड़ गया कि अगर हम हमने कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिसिटी या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट हमने फ्लो किया, तो वी कैन इजीली गेट टू नो कि जनरेट हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी I के प्रोपोर्शनल में हमारा रेजिस्टेंस उसमें होता है। ठीक है, तो हमारी जो I होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, हमारी करंट है ये, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है V के। यहाँ तक है। अब हर एक चीज को समझने के लिए मैं एक एक डेफिनेशन से आपको चीजें बताऊंगी, क्योंकि पहले हमको सिंपल ये समझना है, उसके बाद एक एक चीज की डेफिनेशन आएगी, उस चीज को समझ। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, बात कंडक्टर की हो रही है, बात कंडक्टर की हो रही है। कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट द हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी यहाँ तक बात समझ में आई। आप इसके बाद नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ेंगे, हो सकता है रेसिस्टेंस हो सकता है वोल्टेज हो, तो वन बाय वन हम उसके डेफिनेशन समझते जाएंगे, उसके एक्सप्रेस
जो मोमेंट्स है वो समझते जाएंगे, उसकी यूनिट समझते जाएंगे, सो इजीली वी कैन गिव द आंसर इन द एग्जामिनेशन। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी। चलिए देखिए, चलिए तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है रेसिस्टेंस। तो हमने स्टार्ट यहीं से कर दिया कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस। हमें सबसे पहले, जब मैं आपको इससे पहले पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को रेसिस्ट करना या कंट्रोल करना। तो यहाँ पर हमने आया कि एक तौर से देखा है तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्लो ऑफ करंट में, यानी ऑब्स्ट्रक्शन करना, ये ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स होता है रुकावट डालना। फ्लो ऑफ करंट हो रही है, हम रेसिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमारी फ्लो ऑफ करंट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट जो होती है, ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो आपका रेसिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली का मतलब ही ये होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या आती है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, हम मानते हैं, यानी जो R को हम कहेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। हमने कोई इसमें तर्क वितर्क नहीं किया, हमने डायरेक्ट बोल दिया कि ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो भी चीज का, हम जिस भी चीज का जो रेसिस्टेंस है वो हम काउंट करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले तो लेंथ का होगा, उसके बाद उसका एरिया कितना है जिसका हम लेना चाह रहे हैं, तो यानी ए हो जाएगा, जिसे हम ए से भी लिख सकते हैं, सॉरी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है ना। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। किसका नेचर? नेचर ऑफ द मटेरियल। कैसा मटेरियल लिया है, इंसुलेटर लिया है, सेमीकंडक्टर लिया है, कंडक्टर लिया है, कैसा लिया है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट या तो ओम है, जिसको हम हमेशा, मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था, और दूसरी यूनिट जो एक फॉर्मूले के थ्रू निकलती वो है आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर S3A2। ठीक है, तो ये हमारी एक यूनिट हो गई। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम रेसिस्टेंस को देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर हमसे पूछा जाएगा, कभी भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि इफ यू डबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी चीज का, इफ यू कंडक्टर या इफ यू डबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, व्हाट वुड इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, तो याद रखिएगा कि कंडक्टर, जो आपका किसी भी कंडक्टर का अगर हमने रेसिस्टेंस चेक करना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम उसको डबल कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जितनी चीजें बढ़ेगी उतनी ये कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम उसकी लेंथ डबल कर रहे हैं, सपोज वी हैव टू डबल द किसी, माना सपोज हमने कोई वायर ले लिया, उसका रेसिस्टेंस पता करना है, तो हम कहेंगे कि अगर हमने अपनी वायर को डबल कर लिया, उसका लेंथ डबल कर ली, तो क्या हो जाएगा, उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां तक हमारी बात रेसिस्टेंस की कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चा लोग, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या आया है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्या मतलब होता है उसका, उसको हम समझेंगे। तो इतना यहाँ मेरे बच्चों को आया, मुझे पता है, एक एक वर्ड को समझिए, क्योंकि याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, मैं जो भी चीज यहाँ लिखवा रही हूँ हर एक क्वेश्चन का मतलब आपके हायर लेवल के एग्जामिनेशन से भी होता है, बिकॉज ऑफ कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। पूछते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। आगे जाके आप और भी चीजें पढ़ेंगे जो सब चीजों पे तो डिपेंड करेगा पर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। वैसे ही याद रखिएगा, जो पॉइंट्स मैं लिखाते जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से याद करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, चलिए, तो R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, L हमारी लेंथ है, A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, ये जो R है हमारा, जब हमने इसको इनवर्सली, ये जो हमारा प्रोपोर्शन है इसको हटाया तो हमारा यहाँ आ गया रो। इसे सबको पता होगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये जो रो होता है उसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं या हम रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। अब जो न्यू आईपैक सिस्टम का जो एक सिस्टम निकला, उसने कहा है कि हम ज्यादा अच्छा इसे वर्ड रेसिस्टिविटी बोलेंगे, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसको ना बोल के, जैसे अब ये तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है तो हम इसको रेसिस्टिविटी बोलेंगे, ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस आगे आएगा उसको भी कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान देखिए कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, कि ये जो R होता है इज इक्वल टू रो L अपॉन A।
सपोज हम कैसे डिफाइन करते हैं रेसिस्टिविटी को, हम कहेंगे द रेसिस्टिविटी डिफाइन एज द, कि रेसिस्टिविटी क्या डिफाइन करती है, वो ये डिफाइन करती है किसी भी हमारे रेसिस्टेंस में, किसी भी कंडक्टर में, कि जिसका 1 सेंटीमीटर लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, वो डिफाइन करती है रेसिस्टिविटी, यानी वो कितनी रेसिस्टेंस ले सकता है उसका एक पर्टिकुलर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूं कि सपोज अगर आपको एक बहुत बड़ा एरिया है और पर्टिकुलर, जैसे अगर हम ये बात करते हैं ना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कि इस एरिया का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा, जिसको हमने रेसिस्टिविटी कहा है, इसका मतलब है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उसमें रेसिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी के, या रेसिस्टेंस के, या हम जिसे बोलते हैं और रेसिस्टिविटी के। ठीक है, तो यहां देखिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L हमने कहा लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। ये डेफिनेशन कोई हमने नहीं बनाई है, ये डेफिनेशन बनाई है बहुत बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने इस पे स्टडी करी है। उन्होंने कहा कि रेसिस्टिविटी डिफाइन एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया, जिसका एरिया कितना हो, क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ दिस रेसिस्टिविटी, तो दैट इज योर ओम इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से आपका जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया, कि ये जो हमारा एक तौर से देखा जाए तो कंप्लीटली रेसिस्टिविटी को हमने बता दिया। तो रेसिस्टिविटी है क्या, जब हमने कोई चीज स्पेसिफिक बोल दी कि 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसमें रेसिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो रेसिस्टिविटी के होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात आई। अब हम आगे इसको आगे देखते हैं कि इससे आगे हमारी क्या क्या चीजें, ओम्स लॉ के आगे हमने क्या क्या और पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, देखिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जहां पे आपकी बात होती है कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस क्या है। अगर आपको याद होगा तो भी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपसे बात करी थी कि कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्ट को हम क्या कहते हैं, या कंडक्टेंस जैसे इज अ नेम इंडिकेटेड। कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर में जहां पर आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो फर्स्ट है कंडक्टेंस, पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी तो उसके बाद आएगा, पहले एक चीज को समझिए। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि इट इज मेजर एंड बेस इन विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, माना मैंने सपोज मैं ऐसा लेती हूँ, इंसुलेटर लेती हूँ जिसमें नहीं हो रहा है, तो वहां कंडक्टेंस 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इसको हम, ये क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं जी से। किससे एक्सप्रेस करते हैं, जी से करते हैं। और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। ऑब्वियसली ये दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब अगर आर बढ़ेगा तो जी कम होगा, जी बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा, वो तो है ही, रेसिप्रोकल है। और कहीं ना कहीं म्यूचुअल एक रिलेशनशिप है कि एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, एक कम होगा दूसरा। सिंपल सी बात है, जो कंडक्टेंस हमने पढ़ी थी ना, सिंपल एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, बस। नेक्स्ट क्या आता है, कंडक्टिविटी। क्या होती है कंडक्टिविटी, अगर हमने रेसिस्टेंस की रेसिस्टिविटी पढ़ा है तो कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी तो बनती है। रेसिस्टेंस की रेसिस्टिविटी पढ़ा ना, वैसे कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी बनती है। उसमें भी सेम फॉर्मूला है कि कंडक्टिविटी जो होती है वो हमेशा रेसिस्टेंस की, सॉरी रेसिस्टिविटी की हमेशा क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। जो हमने कंडक्टिविटी को शो किससे किया है, कापा से, के लिखा है स्मॉल वाले, इसे कापा बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो किसको दिखाता है, किसको शो करता है, ये करता है रेसिस्टिविटी को, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या निकलेगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा कि किसी भी, यानी किसी भी कंडक्टर में जब आप 1 सेंटीमीटर की लेंथ हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना हो, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी से। बट फर्क कहां पड़ जाता है, फर्क ये पड़ जाता है
कि उसमें आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी चीज ऊपर आ रही है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये 1/रो है, और जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। यानी अगर किसी भी चीज का अगर हम एरिया बढ़ा दे तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो वही चीज हमको यहाँ समझनी है। अगर हम उसका मेजरमेंट देखते हैं तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है इसका जो यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो बहुत सारी चीजों में उथल पुथल है, एक बार हम दोबारा समझेंगे। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कंडक्टेंस को। सिंपल, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने पे या करंट को फ्लो किया, दैट इज कॉल्ड योर कंडक्टर। करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन जी, और ये हमेशा रेसिप्रोकल होती है किसके? रेसिस्टेंस की। बिल्कुल सेम कंडक्ट में जहां पे आप इलेक्ट्रिकल करंट जो है फ्लो कर रहे हैं, वहां पर जब आपकी कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी इनवर्स और रेसिस्टिविटी के है, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक करंट डाला, उसने अपना करंट एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, यानी इस पे कंडक्टिविटी होने लगी। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेसिस्टिविटी के। जो मैंने यहाँ लिखा है रेसिस्टिविटी, यानी ये है कापा, जिसको शो किया है कंडक्टिविटी के लिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और ये भी जान दीजिए कि जब ये दोनों आपस में इनवर्स है रेसिस्टिविटी के, यानी एक आपको रेसिप्रोकल दिखाता है, इसका मतलब है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत 10-10 बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ये बात ध्यान रखनी है और करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो हमारा आता है मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या होता है कि जैसे आपने कंडक्टेंस पढ़ लिया, एक सिंपल चीजें आपने पढ़ी कि कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी उसमें होगी। रेसिस्टेंस यानी कहने का मतलब है एक आदमी इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एकदम से करंट पैदा होगा, और एक रेसिस्टिविटी रोकने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी होगी। तो अभी हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी। चलिए करना शुरू। चलिए, तो अब हमारा आता है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब जब हम मोलर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक चीज आ जाती है, पता है क्या? जब मोलर की बात करते हैं तो आता है दिमाग में मोल्स, आता है दिमाग में मोलैरिटी, और मोलैरिटी है तो कहीं ना कहीं पर सॉल्यूशन है जो लीटर में होगा, जिसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूट मिला होगा, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट होगा। आती है ना ये चीजें दिमाग में। अब देखिए होता क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी के नेम से ही लग रहा है कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। जैसे आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया या जो भी आपने किया, ठीक है, तो जो आपके आयंस होते हैं ना, जो आपका एक कंपाउंड, जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक आपने सॉल्यूशन लिया है, उसमें जो आयंस हो जिसका बना होगा ना, वो क्या करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा, यानी ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, यानी वो सॉल्यूट जिसको आपने सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपने बनाया उसका, तो उसके आयन जिसका आपने इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपोनेंट लेना, ऐसा मटेरियल यानी ऐसी चीज लेना जिसको जैसे आपने डिसॉल्व किया वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाए। तो वही कह रहा है कि आपने 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, और उसके जो आयंस होते हैं, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय, उसके आयंस प्रोड्यूस्ड हो जाएं जो कंडक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट करें इलेक्ट्रिकल करंट को, कंडक्ट करें उस पूरे के उसको, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, द कंडक्टिंग पावर्स ऑफ ऑल द आयंस, यानी किसी भी चीज को कंडक्शन करना, एक जगह से दूसरी जगह चलाना, इलेक्ट्रिकल करंट को, हीट को, किसी को भी, अगर वो आयंस में ताकत है, जिसको कैसे वो आयंस हमें कैसे प्रोड्यूस्ड हुए? हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या करा? उसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया, उसको डिसॉल्व किया, उससे जो आयंस मिले उनकी जो कंडक्टिविटी थी उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर NaCl का सॉल्यूशन लिया, और जैसे ही मैंने ये सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में Na+ और Cl- पावर डिवाइड हो गए, यानी आयंस हो गए, और ये आयंस डिवाइड होके कहां से प्रोड्यूस्ड हुए थे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जैसे हमने इसको डाला, तो जो इनकी पावर थी कंडक्टिंग करने की,
वो उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं आप किससे? ये क्या है? डेल्टा एम से, सॉरी लैम्डा एम। मैं हमेशा डेल्टा 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 बोलती हूँ कि मुझे पता डेल्टा ऐसे लिखते हैं, पर कंफ्यूजन हो जाता है। कोई नहीं, आप भी समझते हैं, आपकी मैम जो है वो आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतनी पागल रहती है कि बस। चलिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? लैम्डा एम। लैम्डा एम इज इक्वल टू किसके हो जाता है? काई, जो हमने बोला था कापा, और नंबर जो अपॉन सी। सी क्या है? सी यहाँ पर है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जब यूनिट निकालने पे आए तो हमने कहा कि इसकी यूनिट मोलरिटी की तरह निकलेगी। कैसे? मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स। हम इस सी की जगह जो है वो एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मोलैरिटी की बात हो रही है। सॉल्यूशन किसमें बन रहा है? लीटर में बन रहा है, इसलिए 1000 हमने यहां पर लिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां तक चीज हमारे समझ में आई? बिल्कुल आई। इस चीज को आगे पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए अब